नमस्ते। देखिए, इतिहास में ना कुछ दौर बड़े कमाल के होते हैं। वो सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, बल्कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल देते हैं। 1000 से 500 ईसा पूर्व का उत्तर वैदिक काल बिल्कुल ऐसा ही एक दौर था। ये कोई शांत ठहरा हुआ समय नहीं था, बल्कि ये 500 साल का एक ऐसा बवंडर था जिसने एक पूरी सभ्यता को नई शक्ल दी और उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। इस दौर को समझने के लिए इसे एक पुल की तरह सोचिए। एक तरफ था ऋग्वेद का वो समाज जो कबीलों में रहता था, जो ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर था, और पुल के दूसरी तरफ थे भारत के पहले बड़े बड़े राज्य, शहर और साम्राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल यही वो पुल है, वो अहम कड़ी है जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ती है। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था? जरा सोचिए, जीवन का हर एक पहलू, मतलब लोग कहाँ रह रहे हैं, वो कमा कैसे रहे हैं, उन पर कौन राज कर रहा है और वो भगवान को कैसे मानते हैं, सब कुछ A to Z बदल रहा था। ये एक पूरी तरह से काया पलट का दौर था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक बहुत बड़े माइग्रेशन से। आर्य जनजातियां सप्त सिंधु यानी पंजाब और उसके आसपास के इलाके से पूर्व की तरफ बढ़ी, गंगा के घने जंगलों की ओर। अब जाहिर है ये एक बिल्कुल नया माहौल था और इसने जीने के एक बिल्कुल नए तरीके की मांग की। और इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो है ये बदलाव। अर्थव्यवस्था का पूरा फोकस जानवरों को पालने से हटकर खेती करने पर आ गया। मतलब पहली बार किसी की अमीरी इस बात से तय नहीं होती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं, बल्कि इस बात से कि उसके पास कितनी जमीन है। लोग अब एक जगह टिक कर रहने लगे। और याद कीजिए, महाभारत का युद्ध भी तो जमीन के टुकड़े के लिए ही हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतने पुराने बदलावों के बारे में इतना सब जानते कैसे हैं? इसका जवाब हमें जमीन के नीचे मिट्टी में मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस दौर की एक खास पहचान मिली है। ये है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृद भांड। जहाँ जहाँ ये खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, वो इस महान सांस्कृतिक बदलाव का एक पक्का सबूत बन जाते हैं। खेतीबाड़ी तो शुरू हो ही रही थी, लोग बस ही रहे थे, लेकिन फिर आई एक नई टेक्नोलॉजी जिसने इस पूरे बदलाव को कह सकते हैं सुपरचार्ज कर दिया। उसने इसे रॉकेट की रफ्तार दे दी। और वो गेम चेंजर था लोहा, जिसे उस समय के ग्रंथों में श्याम अयस या काली धातु कहा गया है। लोहे ने दो तरीकों से पूरी क्रांति ला दी। एक, इससे मजबूत कुल्हाड़ियां बनी जिनसे गंगा के घने जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन निकालना मुमकिन हुआ। और दूसरा, इससे बेहतर हथियार बने जो नई जमीनों पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी थे। ये उस जमाने की सुपर पावर टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, तो अब जब समाज बदल रहा था, लोग एक जगह बस रहे थे, खेती कर रहे थे, तो उन्हें संभालने के लिए, उन पर राज करने के लिए एक नए तरह के लीडर की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना? चलिए देखते हैं कि वो कैसे हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि कोई शख्स जो कभी अपने कबीले में बस बराबर वालों में पहला माना जाता था, वो अचानक एक ताकतवर वंशानुगत शासक कैसे बन जाता है? ये बदलाव कैसे आया? ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ऋग्वैदिक राजन को कबीले के लोग चुनते थे, लेकिन उत्तर वैदिक राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले राजन कबीले का रक्षक था, अब राजा एक तय इलाके यानी जनपद का शासक बन गया। और सबसे दिलचस्प, बलि शब्द का मतलब ही बदल गया। जो पहले एक तोहफा होता था, वो अब एक जरूरी टैक्स बन गया। राजाओं ने अपनी इस नई पावर को लेजिटिमेट बनाने के लिए, मतलब लोगों से मनवाने के लिए, बड़े बड़े यज्ञों का सहारा लिया। ये सिर्फ धार्मिक पूजा पाठ नहीं थे, ये एक तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स थे, पावर का दिखावा थे। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, इन यज्ञों से राजा अपनी जनता के मन में ये बात बिठा देता था कि उसे राज करने का दैवीय अधिकार है। तो समाज बदला, राजनीति बदली। अब बारी थी सामाजिक ढांचे की। जैसे जैसे समाज और जटिल होता गया, लोगों के बीच का बंटवारा भी और पक्का और कठोर होता चला गया। और यहीं पर 4 वर्णों की व्यवस्था ने अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक सीढ़ी बन गई, एक हायरार्की, जिसने आने वाली सदियों के लिए गहरी सामाजिक असमानता की नींव रख दी। हर किसी का काम और समाज में उसकी जगह तय कर दी गई। इस दौर में लोगों की सोच और धर्म में भी जबरदस्त बदलाव आया।
पहले की सीधी सादी प्रार्थनाओं की जगह अब बड़े बड़े मुश्किल और खर्चीले यज्ञों ने ले ली थी। लेकिन इसी जटिल कर्मकांड के रिएक्शन में एक बहुत ताकतवर बौद्धिक आंदोलन ने भी जन्म लिया। उस समय का जो मेन आइडिया था वो था कर्म मार्ग, यानी ये माना जाता था कि अगर मोक्ष चाहिए या भगवान को खुश करना है तो सही तरीके से यज्ञ और अनुष्ठान करने होंगे। इसमें बाहरी क्रियाओं पर यानी पूजा पाठ पर और पुरोहित वर्ग की भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर था। लेकिन इसी कर्मकांड के खिलाफ एक बौद्धिक विद्रोह भी पनप रहा था जो हमें उपनिषदों में दिखाई देता है। ये था ज्ञान मार्ग। इसके विचारकों ने सवाल उठाया, क्या सच्ची मुक्ति इन बाहरी यज्ञों और बलियों से मिलती है या फिर वो अंदर के ज्ञान, ध्यान और खुद को जानने से मिलती है? ये पूजा पाठ से दर्शन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, खेती, लोहा, राजा, नया समाज, नए विचार, और देखते हैं कि इन सब ने मिलकर आने वाले भारतीय इतिहास के अगले बड़े चैप्टर के लिए स्टेज कैसे तैयार किया। तो अगर हमें इन 500 सालों को समेटना हो तो ये थे 5 बड़े बदलाव। पहला, अर्थव्यवस्था पशुओं से हटकर जमीन पर आ गई। दूसरा, लोहे की टेक्नोलॉजी ने खेती और लड़ाई दोनों का तरीका बदल दिया। तीसरा, कबीले का सरदार अब एक इलाके का वंशानुगत राजा बन गया। चौथा, एक कठोर सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण सिस्टम बन गया। और पांचवां, धर्म में कर्मकांड और ज्ञान को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। इन सब ने मिलकर भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो लोहे, उपजाऊ मिट्टी और इन क्रांतिकारी विचारों से एक बिल्कुल नया समाज गढ़ा जा चुका था। वो तैयार था कुछ बड़ा करने के लिए। सवाल ये है कि इस मजबूत नींव पर अब आगे क्या बनने वाला था, क्योंकि यहाँ से जो साम्राज्य, जो धर्म और जो दर्शन उभरेंगे वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले थे।